बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज 2024 का आखिरी व्लॉग है आपके सामने। पहले तो कोशिश करेंगे कि इस साल को थोड़ा सा रिव्यू कर लें क्विकली, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो 2024 के पूरे साल को देखते हैं। तो एक लाइन में अगर इस पूरे साल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये ज़ियाउल हक प्लस प्लस रहा। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब ने ज़ियाउल हक का जो जुल्म था, डिक्टेटरशिप थी, जो जमहूरियत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, सब कुछ ने सुन रखा था, कुछ ने पढ़ रखा था और बहुत सारों ने जी रखा था उसे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जो राज है, ये जो उनका इक़्तिदार है या उनकी ताकत का ये जो साल है, इसने पाकिस्तान को ज़ियाउल हक प्लस प्लस एरा के अंदर हर लिहाज से पहुंचा दिया। सबसे पहले सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर से देखते हैं तो 2023 और 2024 अखबारात हों या DGISPR का अपना बयान हो, खूनी तरीन साल रहे हैं। DGISPR ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान हैं उनकी शहादतें 1200 कुछ हुई हैं और जो दहशतगर्द जो है उनको हलाक किया गया है वो 900 कुछ हुए हैं। मतलब उनकी बात से भी ये लगता है कि हमारा नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ है। अखबारात की खबरें देखें तो वहाँ पर भी है। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ नहीं है कि सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही हम पूरी दुनिया में अगर 142 मुल्कों को रैंक किया गया तो हम नीचे से तीसरे नंबर पर आए हैं। मतलब हम तीसरा वर्स्ट सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का मुल्क डिक्लेयर हुए हैं। इसके साथ साथ जो कुछ इंटरनेट के साथ हुआ वो भी आपने देखा कि दुनिया में बदतरीन हम दूसरे नंबर पर हैं इस टाइम इंटरनेट में, आफ्टर म्यांमार और बर्मा। सहाफ़ियों को कत्ल करने की बात हो तो हमने कल ही आपको बताया था कि हमसे ऊपर सिर्फ गज़ा है और गज़ा के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 2024 देखें तो इसमें जनरल साहब ने और उनके साथियों ने अवाम से हक़ हुक्मरानी छीन लिया और उसको अपने पास रख लिया। हर लिहाज से इलेक्शन लूटा आपके सामने, किस तरीके से मैंडेट पर चोरी डाली, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन बना दिए और मैंने जैसे आपको कहा कि ज़ियाउल हक प्लस प्लस एरा में ले गए। उसके बाद निज़ाम इंसाफ रह गया था। कुछ ना कुछ लोगों की तवक्को थी कि अदालत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने अदालतों पर भी कब्जा कर लिया। 26वीं तरमीम और उससे पहले जजेस की तैनातियाँ और सब कुछ जो कुछ किया और ज़बरदस्ती जस्टिस एजाजुल एहसन हो या जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और दूसरे जज साहबान के साथ जो कुछ किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरी जगहों पर, जैसे ज़बरदस्ती इस्तीफे लिए गए। फिर आपके सामने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिखने पर मजबूर हुए कि उनके घर वालों को उठा लिया गया, उठा के करंट लगाए गए, बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए गए। तो इंसाफ के निज़ाम पर भी चौधरी साहब ने पूरा कब्जा भी कर लिया और इंसाफ के निज़ाम को भी तबाह कर दिया। ज़ाहिर है जब डिक्टेटरशिप आ गई, आपने जमहूरियत लूट ली, आपने इंसाफ लूट लिया, लॉ एंड ऑर्डर पहले बता दिया, तो इन तीनों चीज़ों पर बेस करती है आपकी प्रोग्रेस, आपकी इकोनॉमी, आपका कारोबार। तो कारोबार ने भी तबाह होना था। आज कारोबार ज़िंदगी भी तबाह है। आज ही का नंबर है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो 0.98 1% से भी नीचे GDP ग्रोथ है पाकिस्तान की इस साल। इमरान खान के आखिरी साल में 6% पर आपकी GDP जो है वो ग्रो कर रही थी। आप कहाँ से पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं? 2022 में आपकी ये जानें नहीं जा रही थी, अब आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि 2023 और 24 खूनी तरीन साल रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट को बार बार शार्क जो है वो काटती रही। नौजवान तबका पाकिस्तान से मायूस हो गया। पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए किसी ने समंदर की लहरों के सुपुर्द अपने आप को किया तो कोई कश्ती उलटने से डूबा, तो किसी को किसी कंटेनर के अंदर दम घुट के मरना पड़ा और किसी को बॉर्डर क्रॉस करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछे से गोलियां मार दिया। ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर माओं के लाल जो है वो रुलते रहे और वजह सिर्फ ये कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की आबादी जिसका 60-65 या शायद 70% नौजवानों पर मुश्तमिल है, उन्हें इस निज़ाम पर, उन्हें इस मुल्क पर किसी किस्म की उम्मीद नहीं रही। यहाँ तक कि हमें 14, 16, 18, 19 साल के बच्चे जो हैं उनके जो उम्मीदें हैं वो नज़र आ रही हैं कि वो इस मुल्क के अंदर नहीं रही। फिर मुल्की इदारे अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में मसरूफ़ रहे। हमने आपको अभी जजेस का बताया, आपने पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको उठाना, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, इलेक्शन चोरी करना, हुकूमत मर्जी की बनाना और ये सब कुछ जो किया गया वो कुछ किया गया जो पाकिस्तान ने पहले नहीं देखा। तो हमारे जो ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारी अफवाज, जो भी हमारे पास टैक्स पेयर के पैसे के साथ हमने अपनी पावर बनाई थी, हमने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बनाया था, इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाई थी, वीगो डालों से लेके तमाम इक्विपमेंट, वो बजाय कि किसी दुश्मन मुल्क पर इस्तेमाल होता या उसकी साजिश को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होता, वो सब कुछ भी अपने ही लोगों पर इस्तेमाल हुआ। रियासती इक़्तिदार पर तो कब्ज़ा हुआ ही हुआ, चंद ख़ानदानों का हर चीज़ के ऊपर कब्ज़ा करवा दिया गया। यहाँ तक कि अब कहा जाता है और बहुत सारे जो दिफाई एनालिस्ट हैं वो दबे छुपे अल्फाज में कहना शुरू हो गए हैं कि असल में पाकिस्तानी अफवाज एक वाहिद इदारा रह गया था जो इंडिपेंडेंट था, चलें उस पर किसी सियासी ख़ानदान का कब्ज़ा नहीं था। आखिरकार कल ही परसों मोहित पीरज़ादा साहब कह रहे थे कि शरीफ ख़ानदान का, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का क्या ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हुआ है
जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ कि पूरे का पूरा शरीफ खानदान का एजेंडा जो है वो अब मिलिट्री पर नाफिज है या मिलिट्री नाफिज कर रही है। तो ये भी काम तमाम हुआ, ये जनरल ज़िया उल हक ने नहीं किया था, इसलिए हम जनरल ज़िया उल हक प्लस प्लस आज कह रहे हैं। फ़िरका वारियत में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, पारा चनार के जो वाक़यात हैं वो मुझे बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पर गले काटे जा रहे हैं और जिस तरीके से ना वो वीडियोज़ दिखाई जा सकती हैं ना वो बातें की जा सकती हैं, क्योंकि वो बात करने में भी इतनी तकलीफ़ होती है, वहाँ पर इतना तशद्दुद है, वहाँ पर इतनी खूनरेज़ी है और उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। उसके बाद पड़ोसी ममालिक के साथ जो हमारे ख़यालात हैं, जो हमारे इस टाइम रिलेशनशिप हैं, वो किसी और ही लेवल पर जा रहे हैं। इसकी तफसील आगे बताता हूँ आपको चल के, जो दूसरी खबर है उसमें आपके सामने रखनी है। उसके बाद भिखारियों ने ज़ोर पकड़ा है। पहले मुल्क के अंदर भिखारी थे, पहले हमारी अशराफिया सिर्फ मांगने जाती थी, अब आम आवाम का भी हाल ये कर दिया कि वो 2 रोटी के लिए परेशान है और वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। तो अब मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तानियों पर वीज़ों की पाबंदी लगाते हैं और पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके लोग जाली वीज़ों पर यहाँ मांगने आते हैं, इसलिए आपको वीज़ा नहीं दे सकते। पाकिस्तानी जो है अपनी तमाम तर जो भी तकलीफ़ें हैं उनको मिटाने के लिए हज और उम्रे का साथ लेते थे और उस तरफ रुख करते थे। अब वहाँ के वीज़े जो हैं वो भी कैंसिल होते फिर रहे हैं या वीज़े नहीं मिल रहे क्योंकि वहाँ भिखारी पहुँच जाते हैं। तो ये भी नाम रोशन किया गया और इसके बाद भी हमारा दिल नहीं भरा, तो जो रही सही कसर थी वो हमने डी चौक में पूरी की। आपने देखा कि जो रियासती इदारों के ऊपर एक मान था, हालांकि वो मान भी, हम जब हिस्ट्री देखते हैं, हालात देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो भी गलत था। हम अपने ही हम वतनों पर 1971 में गोली भी चला चुके हैं और ऐसे ही ऑपरेशन हम बलूचिस्तान और कई जगहों पर कर चुके हैं। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हमने अपने हम वतनों पर, अपनी आवाम पर गोली चलाई हो। लेकिन डी चौक में जो हुआ वो बहुत ही निराला हुआ। बत्तियां बुझाकर अपने ही शहरियों को भूना गया और फिर उनकी लाशों को गायब कर दिया गया। आज तक नहीं पता चल रहा, फिर ना सिर्फ ये बल्कि लाशों का मजाक भी उड़ाया गया। ये भी एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर और इस सब में अशराफिया का और निज़ामुद्दीन का गठजोड़ है वो खुलकर सामने आया। उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम ने भी जो रेजिलियंस और जो मोटिवेशन और जो डिटर्मिनेशन दिखाई वो भी अपनी मिसाल आप है। और उसके साथ साथ अगर ये ना कहा जाए कि इमरान खान एक ऐसा लीडर सामने आया जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मिसाल है और उसने पूरी दुनिया में बताया कि जब आप पर मुसीबत गिरती है और अगर अल्लाह पर आपका ईमान हो और आप वाकई अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर डट के खड़े होना किसे कहते हैं। टीपू सुल्तान हो या और बहुत सारे हीरो हों, उनके बारे में हमने किताबों में तो पढ़ रखा था। इमरान खान ने हमें मौका दिया कि दिलेर आदमी कैसा होता है, उसको अपने अहद में जीने का, उसके साथ काम करने का और बहुत सारों के लिए उसे देखने का, सुनने का और तकालीफ बर्दाश्त करके भी मतानत के साथ मुस्कुराने का और फिर भी हुब्बुल वतनी का दर्स देने का। हमने वो तमाम माजरा अपनी आंखों के सामने देखा। हमने एक तरफ आपके सामने ये जो 2024 के तमाम ज़िया उल हक प्लस प्लस रखे, तो दूसरी तरफ हम आपके सामने टीपू सुल्तान प्लस प्लस भी दिखा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और इन तमाम जुल्मों के बावजूद 8 फरवरी को भी डिक्टेटरशिप को शिकस्त दी और वो काम करके दिखाया जो किसी की कैलकुलेशन में नहीं था। किसी को नहीं लगता था कि पाकिस्तानी ये कर सकते हैं, उन्होंने वो कर दिखाया। और ना सिर्फ 8 फरवरी बल्कि पूरा साल ये एक एक दिन, एक एक लम्हा बरसरे पैकार रहे और आखिरकार कप्तान पर, उसके नज़रिए पर 26 नवंबर को माओ ने अपने लाल जो हैं वो निछावर कर दिए और खून से डी चौक और उसकी सड़कों को धो के रख दिया गया। ये अलग बात है कि उनके जस्दे खाकी अभी तक नहीं दिए गए और उनको दफनाने की भी इजाज़त नहीं है, पुरसा करने की भी इजाज़त नहीं है। खून बहा का पैसा देकर खून को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2024 था। अब आते हैं ज़रा इसके कुछ मौजूदा जो आज की खबरें हैं उनकी तरफ। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि 2024 में जो जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी रजीम है उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानियों ने क्या किया, और अब आज की जो कुछ खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज की पहली खबर, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद, एक उजला पाकिस्तानी, एक अच्छा पाकिस्तानी, उसे 34 साल कैद दी है और जज है रहमत शाह। नाम में रहमत है, शाह भी है। इस पर किसी दिन तफसीली बात बाद में करेंगे कि हमारे मुल्क में इतने सारे सैयद कैसे आ गए, जबकि सऊदी अरब और दूसरी जगहों पर इतने सारे सैयद नहीं हैं। तो ये सारे सैयद, मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे सैयद जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से आए, वो फिर ऐसे ही बनाए गए जैसे शरीफ ख़ानदान को सियासतदान बनाया गया। ऐसे ही मुझे लगता है कि करामात के चक्कर में बहुत सारों के नामों के साथ शाह भी ऐड कर दिया गया, वरना करतूतें तो बिल्कुल हमें कहीं ऐसी नज़र नहीं आ रही रहमत शाह साहब की कि जिसमें कोई ना कोई नस्बत तो होती है इंसान की और खून जोश मारता है। और 34 साल सज़ा दे दी गई, वो भी बगैर ट्रायल के। अब चलें, मैं ये नहीं कह रहा किसी को भी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़रा इस खबर को आप गौर से देखें और फिर ज़रा गौर करें। इस चलें कि इसके ऊपर तो बात कर लेंगे कि बगैर ट्रायल के, बगैर इंसाफ के, और ये भी देख लेंगे कि जो खालिद खुर्शीद है उसका असल कसूर क्या है। कसूर ये बताया कि रियासती इदारों के खिलाफ बयान दिए। ये ध्यान में रखिए, ये कत्ल करने के ऊपर सज़ा नहीं है, 34 साल कैद बा मुशक्कत। और रहमत शाह जज ने कहा है इन्हें पकड़ के जेल में भी दो। और ये नहीं सोचा कि ये शख्स गिलगित बल्तिस्तान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, कोई रहमत शाह के सामने नक्शा रखे और उसको दिखाए कि ये कहाँ पर है और कोई बताए कि उसका कितना क्रिटिकल रोल है उस इलाके का पाकिस्तान के लिए। वहाँ के साबिक चीफ मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ जनरल साहब की माँ पर 34 साल सज़ा दी गई। कसूर क्या बना, सुनिए।
पाकिस्तान की सियासत में जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। सुन लिया आपने, ये वो जुमले हैं जो कसूर बने हैं, इनके ऊपर 34 साल कैद दी गई है। लेकिन ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, कश्मीर में हमने कल पिछले व्लॉग में आपको बताया, वादी नीलम में 2 जर्नलिस्टों को उठा लिया। उससे पहले पूरा कश्मीर बरसरे पैकार था और सड़कों पर था और पाकिस्तान से जुड़ने वाले सारे रास्ते बंद कर रहा था। कश्मीर के हालात हम कहां पर ले गए हैं ये आपके सामने है। आज गिलगित बल्तिस्तान में भी हम वो आग लगा रहे हैं। पारा चनार जो है वो वहां पर फिरका वराना मुनाफरत के अंदर जल रहा है। ऊपर केपी के जितने भी इलाके हैं आपके सामने हैं। अभी अनवर ज़ेब कल ही बता रहे थे कि 26 तारीख से 4 दिन पहले 400 तालिबान या शिद्दत पसंद जो भी आपने उनको कहना है, उन्होंने आर्मी की एक चेक पोस्ट के ऊपर कब्जा किया और वहां अफगानिस्तान का झंडा लहराया। अनवर ज़ेब रुकन असेंबली हैं केपी, उन्होंने ये कहा कि उनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनको रोकने वाले सारे मसरूफ थे कि डी चौक को हमने कैसे रोकना है, डी चौक में हमने कत्लो गारत कैसे करनी। अब आपके सामने मैंने केपी के हालात भी बता दिए जो हैं, कश्मीर के भी बता दिए, गिलगित बल्तिस्तान, पारा चनार बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। बलूचिस्तान को तो पहले ही हमने जख्मी किया हुआ था और अपने लिए एक ट्रबल्ड सिचुएशन, उनके लिए भी, बलोच अवाम के लिए भी और बाकी भी। वहाँ पर बलोच अवाम समझती है कि उनको मार दिया जाता है, मिसिंग कर दिया जाता है। पंजाबी माएँ रोती हैं कि उनके बच्चे वहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड देख के गोली मार दी जाती है। दोनों तरफ की माएँ रो रही हैं और हालात ऐसे बर्पा किए गए कि वहाँ पर भी कभी अमन को चांस देने की, बातचीत को चांस देने की हमने कोशिश नहीं की। तो अब जब मैं पूरे पाकिस्तान के नक्शे को देखता हूं तो जो पाकिस्तान के मोस्ट सेंसिटिव एरियाज हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, बलूचिस्तान, पारा चनार, ऊपर सारा ट्राइबल बेल्ट, उस सारे को तो हमने खून खून किया हुआ है। और अगर कहीं कुछ खून खून नहीं है तो कहीं हम जाके वादी नीलम के अंदर जर्नलिस्ट उठा लेते हैं, कहीं खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद देते हैं, ताकि ये वाले इलाकों में अगर अमन है तो इनमें भी ना रहे। चाहते क्या हैं हम? और यही नहीं, हम जो हमारे साथ मुल्क है अफगानिस्तान, जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, उसके बारे में आज के बयानात ही देख लें, बाकी छोड़ दीजिए। आज के बयानात ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि हम जहाद करने को तैयार हैं, सिपा सालार हुक्म करेगा तो हम, जैसे पहले अफगानिस्तान के अंदर जाके सोवियत के साथ हमने जंग लड़ी थी, हम कमज़ोर नहीं हैं। नहीं ताहिर अशरफी साहब, आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, हमने कब कहा। लेकिन आप बयान देते हुए ज़रा ख्याल कीजिए, अब से चंद दिन पहले जो हमने बयान दागे हैं, पहले उनकी रेमिफिकेशंस देखिए हम क्या कर रहे हैं। अभी आर्मी चीफ साहब का भी एक बयान आया था कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा कीमती है। अब आप एक मोमेंट के लिए अपने दिल से पूछिए कि अमेरिका का सदर अगर कहे कि एक अमेरिकी की ज़िंदगी पूरे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी से बेहतर है, तो आप कैसे सोचेंगे, आपको कैसा महसूस होगा? ऐसे ही दूसरों को भी होता है। यही बात, पाकिस्तानी की ज़िंदगी वाकई आपके लिए ज़्यादा अहम होनी चाहिए। यही बात आप किसी पॉजिटिव पैराए में भी कह सकते थे, ऐसे पैराए में कह सकते थे कि दोनों मुल्कों को हम करीब लाएं। आज ताहिर अशरफी साहब ने भी एक जहर आलूद बयान दे डाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज ही जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने सादिक खान से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने भी अफगानिस्तान पर बड़ा मनफी और जारहाना बयान दिया। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो माजी में क्या कहते रहे हैं कि तालिबान का और हमारा तो अकीदा एक ही है। अकीदा मतलब कि सियासी अकीदे की बात हो रही है, पॉलिटिकल और जो आप ये कह लें कि टेररिज्म से कैसे निपटना, बाकी चीज़ों पर हम एक ही जैसे हैं। और साथ साथ बेनज़ीर माजी में कहती नहीं है कि ये उसामा बिन लादेन और तालिबान से पैसे लेते रहे हैं नवाज शरीफ, और बिलावल जरदारी भी इनको अक्यूज़ करते रहे हैं। और आज वही शहबाज शरीफ जो है वो मनफी बयान दे रहे हैं। उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है। और उसके साथ साथ याद कीजिए, ख्वाजा आसिफ कल ट्वीट करते थे जब तालिबान को हुकूमत मिल रही थी कि फ़ौजें तो ताकतें तुम्हारी हैं और जो अल्लाह की नुसरत है वो हमारी है। इस तरह का कोई उसके अंदर समरी थी कि ताकत तुम्हारे पास है, फ़ौज तुम्हारे पास है, खुदा की जो मदद है वो हमारे पास है। और आज वही ख्वाजा आसिफ, वही शहबाज शरीफ, वही हुकूमत, वही आर्मी चीफ जो है वो एकदम से चंद ही महीनों के अंदर किस तरह के बयान, क्रॉस बॉर्डर, इधर से हम लाशें उठा रहे हैं, उधर भी हमारे हमले हो रहे हैं, ये सब किस तरफ को निकल पड़ा है। और फिर DGISPR कहते हैं कि तालिबान को यहाँ बसाया ही इमरान खान ने, सब कुछ हमने इमरान खान पर डाल दिया। और अब सिर्फ PTI नहीं, सिर्फ हामिद मीर नहीं, ANP से लेके सेनेटर मुश्ताक से लेके और दूसरे जो पार्टीज हैं बहुत सारी, वो अब खुलकर ये कह रही हैं कि नहीं, ये जनरल बाजवा की पॉलिसी थी। सायरा बानो साहबा भी बोल पड़ी, सबने गवाही दी कि ये जनरल बाजवा की पॉलिसी थी, इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी। तो समझ नहीं आ रही, जैसे मीडिया पर 2024 में घटाटोप झूठ बेचा गया, टाउट्स उतार दिए गए, कोई उसके अंदर लिहाज नहीं रखा गया कि किस लेवल का झूठ बोलना है, लाशों तक की बेहुरमती की गई। ऐसे ही पाकिस्तान का बेशक कोई हमसाया हो या अपने जो बहुत सेंसिटिव एरिया है वहां पर आग लगाने में हम कोई कसर जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आगे मैंने कुछ और भी बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, लेकिन वक्त कम है, इसलिए एक खबर करूंगा सिर्फ कि न्यू ईयर नाइट पर इस्लामाबाद पुलिस की अब ड्यूटी ये है कि आपने जो नौजवान हैं उन्हें कैदी नंबर 804 का नारा नहीं लगाने देना। ये आज जिम्मेदारी है जो न्यू ईयर नाइट पर आप जरा गौर कीजिए हमारे चैलेंजेस क्या हैं। और आज हमें ये फिक्र नहीं है कि दहशतगर्दी ना हो जाए, खुदा न खास्ता, फिक्र ये है कि कैदी नंबर 804 का नारा ना लग जाए। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं और इस तरीके से हम मामलात को देखते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।